वर्ष 1999, तारीख थी 2 मई और जगह थी कारगिल के पास का गरकौन गांव। और इस गांव का रहने वाला एक चरवाहा जिनका नाम था ताशी नामग्याल। तो वे रोज की तरह जब इस दिन भी वे अपने जानवरों को चराकर वापस आए तो उन्हें पता चलता है कि उनका एक याक काफी देर से घर वापस नहीं लौटा है। तो फिर अपने उस खोए हुए याक को खोजते हुए ताशी नामग्याल घर के सामने वाली चारू पहाड़ी के पास जाते हैं, लेकिन उनका याक वहाँ पे नहीं होता है। और फिर उसे खोजते हुए वे काफी आगे निकल जाते हैं और पहाड़ी के नीचे बहने वाले नाले के रास्ते से होते हुए वे बाल्टिक सेक्टर की पहाड़ी पर पहुंचते हैं। और काफी कोशिशों के बाद ताशी नामग्याल को उनका याक मिल जाता है, लेकिन इसी के साथ उनकी नजर दूर पहाड़ी पर चल रही असामान्य गतिविधि पर पड़ती है। और फिर जब वे अपनी दूरबीन से उस पूरे एरिया को स्कैन करते हैं तो वो करीब 6 लोगों को देखते हैं जो कि पत्थर तोड़ते हुए और बर्फ हटाते हुए दिखाई देते हैं। और उनमें से कुछ लोगों के पास हथियार भी होते हैं। और ये देखकर ताशी नामग्याल को ये समझने में देर नहीं लगती कि देश में दुश्मनों की घुसपैठ हो चुकी है। और फिर ताशी तुरंत ही बिना कोई समय गवाए इस घुसपैठ के बारे में उनके गांव के पास तैनात पंजाब रेजिमेंट के जवानों को सूचित करते हैं। और ताशी नामग्याल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कारगिल में पाकिस्तान की इस घुसपैठ के बारे में सूचना दी थी। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर वे ये सूचना समय पर नहीं देते तो कारगिल युद्ध की स्थिति कुछ और भी हो सकती थी। और फिर ताशी नामग्याल से सूचना मिलते ही आर्मी ने तुरंत ही लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में एक पेट्रोलिंग टीम को रवाना किया। और लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया इंडियन आर्मी के पहले ऑफिसर थे जिन्होंने एलओसी पर भारत की तरफ पाकिस्तानी आर्मी की एक बड़ी घुसपैठ को ऑब्जर्व और रिपोर्ट किया था। और लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के साथ सिपाही अर्जुन राम, सिपाही भंवरलाल, सिपाही भिकाराम, सिपाही मुलाराम और सिपाही नरेश सिंह, तो ये भी इस पेट्रोलिंग टीम का हिस्सा थे। लेकिन पाकिस्तानी घुसपैठिए जो कि पूरी प्लानिंग के साथ भारत में आए थे, तो उनके साथ लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की टीम की फायर फाइट शुरू हुई। और चूंकि वो एक छोटी पेट्रोलिंग टीम थी तो उनके पास एम्यूनेशन भी उतना ज़्यादा नहीं था कि वो उन हैविली आर्म्ड पाकिस्तानी सैनिकों के साथ पूरी तरह से लड़ सकें। और एम्यूनेशन की कमी के चलते लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की पेट्रोलिंग टीम को बैकअप आने से पहले ही पाकिस्तानी सैनिकों ने कैप्चर कर लिया। और फिर कुछ दिनों के बाद उनका शरीर शत विशत स्थिति में भारत को सौंपा गया। और जिस तरह से उन्हें टॉर्चर किया गया था उससे ये कन्फर्म हो गया कि ये घुसपैठिए कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान द्वारा भेजे गए उनके ही हाईली ट्रेंड कमांडोज और सोल्जर्स हैं, जिन्हें पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने जिहादी जामा पहनाकर घुसपैठ करवाई थी। और जनरल परवेज मुशर्रफ का गोल बिल्कुल क्लियर था कि कश्मीर और लद्दाख के बीच की लाइन को कट करना। और बस फिर क्या था, इंडियन आर्म फोर्सेस ने इन पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए युद्ध का ऐलान कर दिया। जब भी हम कारगिल युद्ध की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी के ऑपरेशन विजय और इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन सफेद सागर के बारे में तो आप में से हर कोई जानता ही होगा। लेकिन इस कारगिल युद्ध में इंडियन नेवी ने भी काफ़ी चुपचाप तरीके से अपना योगदान दिया था ऑपरेशन तलवार चलाकर। और इसी ऑपरेशन के तहत इंडियन नेवी की वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लीट ने अपनी एनुअल एक्सरसाइज समर एक्स, जो कि मई, जून और जुलाई में बे ऑफ बंगाल में होती थी, तो उसे इस बार अरेबियन सी पर कंडक्ट किया। और इस दौरान इंडियन नेवी की ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लीट ने अपने सभी एसेट्स को तैनात कर दिया। लेकिन इस बार नेवी की शिप्स और सबमरीन्स, मिसाइल्स, टॉर्पीडोज, रॉकेट्स, शेल्स, तो इस तरह के रियल वॉर टाइम एम्यूनेशन से पूरी तरह से लोडेड थी। और नेवी के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट ने आर्मी के लैंड ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए एलओसी पर बड़े पैमाने पर ऑपरेट किया। और नेवी के जो सर्वे सेलर्स थे तो उन्हें भी आर्मी की आर्टिलरी बैटरीज के साथ तैनात किया गया ताकि वे दुश्मन की गन लोकेशंस को मार्क करने के लिए आर्टिलरी ऑब्जर्वर की तरह काम कर सकें। और जहां एक तरफ कारगिल में इंडियन आर्मी जमीन के रास्ते दुश्मनों को खदेड़ रही थी, वहीं आसमान के रास्ते इंडियन एयरफोर्स दुश्मनों पर आग बरसा रही थी। लेकिन उन्हें सख्त निर्देश दिए गए थे कि किसी भी स्थिति में एलओसी को पार नहीं करना है। लेकिन इंडियन नेवी जो कि इंटरनेशनल वाटर्स पर ऑपरेट करती थी, तो उसने अपने सभी एसेट्स को कराची की घेराबंदी करने के लिए तैनात करना शुरू कर दिया था। और कराची जो कि उस समय पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट था, और इंडियन नेवी की इस एग्रेसिव फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट से अब पाकिस्तान की जो हालत थी वो खराब होने लगी थी। और पाकिस्तान को ये डर सताने लगा कि अगर इंडियन नेवी ने स्ट्राइक कर दी तो पाकिस्तान की नेवी उस स्थिति में नहीं है कि वो उसका जवाब दे सके। और इसी वजह से पाकिस्तान की नेवी को मजबूरी में डिफेंसिव अप्रोच अपनाना पड़ा। और उन्होंने कराची में जो अपने मेजर वॉरशिप्स थी, जो ऑयल टैंकर्स थे, उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट किया। और कराची में जो पाकिस्तानी वॉरशिप्स रह गई थी तो उन्हें भी ऑर्डर्स दिए गए थे कि किसी भी हाल में आपने पोर्ट नहीं छोड़ना है ताकि वे इंडियन वॉरशिप्स के डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बच सकें। और ऑपरेशन तलवार के तहत इंडियन नेवी के इस एक्शन ने पाकिस्तान के सप्लाई रूट्स को कट ऑफ कर दिया था। और बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुद ही इस बात को स्वीकार भी किया कि इंडियन नेवी ने जो कराची पर नाकाबंदी करी, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के पास केवल 6 दिन तक ही युद्ध लड़ने की फ्यूल सप्लाईज थी। और उस समय नेवी के इस ब्लॉकेड ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी नेवी के चीफ ने भी स्वीकार किया था कि इंडियन नेवी की अपार ताकत का सामना करना हमारे बस की बात नहीं है। और क्या आप जानते हैं कि ऑपरेशन तलवार के दौरान नेवी को एंड तक हमला करने के ऑर्डर्स रिसीव नहीं हुए थे। और फिर 14 जुलाई 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन तलवार को सफल घोषित किया। और इस ऑपरेशन तलवार के माध्यम से इंडियन नेवी ने काफ़ी चुपचाप तरीके से लेकिन इस कारगिल युद्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्या आप जानते हैं कि कारगिल युद्ध
उन चुनिंदा हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में से एक है जिनका सामना बहुत ही कम देशों ने किया है। और अक्सर इस तरह के युद्धों में एडवांटेज उसे ही होता है जो कि ऊंचाई पर है, और यहाँ पे वो एडवांटेज था पाकिस्तानी सैनिकों के पास। लेकिन इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी इंडियन आर्मी के जवानों ने उन पाकिस्तानी घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध के लिए हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर पर स्ट्राइक करने के लिए एयरफोर्स के पायलट और इंजीनियर्स ने केवल एक सप्ताह की खास ट्रेनिंग के बावजूद भी अपने ऑपरेशंस को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। कारगिल युद्ध में करीब 2.5 लाख शेल्स, बॉम्ब्स और रॉकेट्स फायर किए गए थे और लगभग हर दिन करीब 5000 आर्टिलरी शेल्स, मोटार बॉम्ब्स और रॉकेट्स फायर किए जाते थे। और जिस दिन टाइगर हिल को रिकैप्चर किया गया तो उस दिन करीब 9000 शेल्स फायर किए गए थे। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से पहला ऐसा युद्ध था जिसमें इतनी अधिक संख्या में बॉम्बिंग्स की गई थी। और कारगिल युद्ध में सबसे पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया था, और ये थे यूएस ओरिजिन के पेवे 2 लेजर गाइडेड बॉम्ब, जिन्हें मिराज 2000 फाइटर से इस्तेमाल किया गया था। और अपने डेडली प्रिसिशन स्ट्राइक्स में मिराज ने पाकिस्तानी सैनिकों के 9 सप्लाई डिपोज और उनके कमांड बंकर्स को डिस्ट्रॉय किया था। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये 2 कंट्रीज के बीच का पहला ऐसा वॉर था जिसे मीडिया ने फुली कवर किया था। और करीब 2 महीना, 3 सप्ताह और 2 दिन तक चले इस युद्ध में इंडियन मिलिट्री ने पाकिस्तान की मिलिट्री को एक ऐसा सबक सिखाया है जिसे वो कभी भी नहीं भूल सकता है। और ये कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया कि पाकिस्तान अकेले कभी भी भारत का एक फुल फ्लेज्ड वॉर में सामना नहीं कर सकता है। और इस कारगिल युद्ध ने पूरी दुनिया को भी ये दिखा दिया कि भारत एक शांति प्रिय देश जरूर है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो फिर भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना भी जानता है, और फिर चाहे स्थिति कैसी हो। और इस युद्ध के दौरान भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हमारे जिन वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, तो उनको हम शत शत नमन करते हैं और उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए हम सदा इनके ऋणी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे।